हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में इसके पहले वाले क्लास में हमने इलास्टिसिटी चैप्टर्स को स्टार्ट किया था। उसमें हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक का लास्ट क्लास करवा दिया था और आज जो मेरा क्लास है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक्स रहेगा वो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वर्क डन बाय द इलास्टिक मटेरियल्स, है ना, और स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। मतलब आज का टॉपिक्स उस बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो में जा करके इलास्टिसिटी का पार्ट 1 जरूर देखें। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम वाइज चेंज होना चाहिए। जैसे इसका एक बार डिफाइंड हम लोग लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब देखो होता क्या है, जैसे एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, v है, ठीक है। तो इस बॉल को हमको ऐसे मतलब प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब बाहर से आपको डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर की ओर लगाना है। ये ये मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन है। डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से अंदर की ओर। तो इसका जो शेप एंड साइज है ना वो क्या होगा, घट जाएगा। शेप एंड साइज क्या होगा, घट जाएगा, मतलब v माइनस डी, ठीक है। और जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो अंदर से बाहर की ओर लगेगा। याद रखना ये बात, ये मेरा अंदर से बाहर की ओर रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एक डिफॉर्मिंग फोर्स भी लगेगा और रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब बाहर से अंदर की ओर लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, और बॉल का अंदर से बाहर की ओर वो अपना शेप प्राप्त करने के लिए जो फोर्स लगाएगा रीस्टोरिंग। अब देखो यहाँ पर बल्क मॉडुलस को हम लोग डेनोट किससे करेंगे, तो इट इज डेनोटेड बाय के, और इस के को बोला जाता है कप्पा। इस के को क्या बोला जाता है, कप्पा, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही तो फॉर्मूला होगा। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डायरेक्शंस नेगेटिव। अब देख होगा क्या, F बटे ए और V चला गया ऊपर, dV नीचे। ये मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। इसमें F आपका क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, V ओरिजिनल वॉल्यूम, dV चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर एक और आप चेंज कर सकते हो, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर ले सकते हैं, तो dV बाय dV, ये भी फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब तुम देखो, अब इसके बाद हम लोग इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, के का यूनिट ऑफ के का, कप्पा का। तो सिंपल सी बात है, यूनिट निकालने के लिए आपको प्रेशर का क्या डालोगे, पास्कल्स, प्रेशर का ऐसा पास्कल्स, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डीवी, ये भी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसिल हुआ ना, तो पास्कल्स यूनिट, ठीक है। एक और यूनिट ले सकते हो, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डीवी वॉल्यूम का मीटर क्यूब। इसका मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स, ये भी आया है ना। अब डायमेंशंस निकालते हैं, ये साइड में देखो डायमेंशन। तो सबसे पहले डायमेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स का डायमेंशन डालो, तो फोर्स का mlt-2 और एरिया का l स्क्वायर, वॉल्यूम का l क्यूब बाय l क्यूब, ये तो कैंसिल, l भी कैंसिल, तो ml-1 t-2, ये आपका कप्पा का डायमेंशन आया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो बल्क मॉडुलस का डायमेंशन आया वही आपका यंग्स मॉडुलस का भी था, है ना, दोनों का डायमेंशन सेम था। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसको पहले नोट करो, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
थर्ड पॉइंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफाइन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, मतलब देखो होता क्या है ना, स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। मतलब इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। देखो जैसे ये वाला मेरा प्लेट जो है ना ये फिक्स है, ठीक है, ये देखो ए बी और एक लाइन यहां सी डी। अब आप इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो ये अंदर की ओर भागेगा और ये बाहर की ओर, ये वाला पॉइंट मेरा डी डैश और ये वाला पॉइंट मेरा ए डैश, मतलब अंदर की ओर। तो जिस एंगल से चेंज हो रहा है उसी एंगल को बोलेंगे शियर स्ट्रेन। ठीक है, जितना एंगल बनाते हुए शेप चेंज हो रहा है दैट इज द शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डेनोट करेंगे, इट इज डेनोटेड बाय ईटा, इसको बोलेंगे ईटा। तो मतलब ईटा इक्वल टू स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अब ईटा इक्वल टू, तो स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया, शियर स्ट्रेन का डी थीटा बाय थीटा, यानी एफ बटे ए थीटा बाय डी थीटा। सिंपल फॉर्मूला आ गया है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया थीटा बाय डी थीटा। मतलब देखो करना क्या है, आप इसको यूनिट भी निकाल सकते हो, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर एरिया, इसका रेडियन, ये भी मेरा रेडियन कैंसल होगा, न्यूटन मीटर इनवर्स टू। डायमेंशन भी आप ले लो, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता एंगल का, मतलब एल कैंसिल हुआ तो ml माइनस 1 t माइनस 2। बात समझो। तो देखो ईटा का भी डायमेंशन पहले के डायमेंशन के बराबर है, मतलब आपका ये बोल सकते हो कि स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इक्वल टू कप्पा इक्वल टू ईटा इक्वल टू प्रेशर। मतलब ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है, मतलब हैविंग सेम डायमेंशन। यहां तक समझ में आया? एकदम आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग नोट्स तैयार करो। देखो अब हम लोग निकालने वाले हैं इलास्टिक एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय द इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, बताएंगे समझाते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अभी जो हम लोग निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं आपका वर्क डन बाय द इलास्टिक मटेरियल TER। स्पेलिंग मिस्टेक मेरा होता है, बहुत माफ करना। देखो वर्क डन बाय द इलास्टिक मटेरियल है ना, करना क्या है आप एक बात देखो, जैसे ये मेरा मार्कर पेन है, ठीक है, ध्यान दो, ये एक इलास्टिक मटेरियल जैसे रबड़ है, होगा क्या, इस रबड़ पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको टान दिए, यहां तक टाने, डिफॉर्म फोर्स लगा होगा, जैसे डिफॉर्म फोर्स हटाएंगे वो क्या होगा, रबड़ फिर अपना पोजीशन को पकड़ लेगा। मतलब हुआ क्या कि ये पोजीशन से यहां तक आने में ये रबड़ के द्वारा रीस्टोरिंग फोर्स लगा और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क डन। और इसी को हमको निकालना है कि वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा इलास्टिक मटेरियल के द्वारा। ठीक है, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक इलास्टिक
मटेरियल, ठीक है। इसका ओरिजिनल लेंथ L, और जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, देखो यहां लिखें डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये कुछ पॉइंट तक बाहर भागेगा। अब इसका चेंज हुआ जितना एक्सटेंशन लेंथ स्मॉल है, तो ये वाला मेरा एक्सटेंशन लेंथ, एक्सटेंशन लेंथ, ठीक है। और ये मेरा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो P से B तक का पोजीशन को रीगेन, P से B तक का पोजीशन को प्राप्त करने में लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हमको वर्क डन दिखाना, तो हमने क्या किया कि एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को कट किया, तो माना कि ये लेंथ dl है, तो वर्क डन भी क्या होगा dw, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। डायग्राम समझ में आया बात। अब देखो, अब लिखेंगे लेट अस consider AB is a rubber of length capital, ठीक है। अब उसके बाद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FDL, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, क्या ध्यान देना आपको, ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सहारा लेंगे। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हमने बताया था फोर्स बाय एरिया बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब F बटे एरिया और L बटे ओरिजिनल। यहाँ से फोर्स निकालो, तो फोर्स YL को इधर भेजो, YAL डिवाइडेड रीस्टोरिंग फोर्स निकल गया। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स को उठा के F वाले प्लेस में डाल दो, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है यहाँ पर F के प्लेस पर, तो YAL बटे L इंटू DL हो गया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, YAL बाई L इंटू DL, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। किया कुछ नहीं हमने, dw बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो यंग्स मॉडुलस निकालना है, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो कवर किए इसको हम लोग, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाले, AL को इधर भेजें, YAL बटे L। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स उठा के इस वाले इक्वेशंस में डाल देना। देखो अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज की। अब ध्यान दोगे, dw का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमने, w। अब d के साथ l है, तो बगल में तो l मिला ना, स्मॉल l, बाकी YA कैपिटल L तीनों अलग फंक्शंस हैं। इसका मतलब स्मॉल l के जैसा मिल नहीं रहा, सेम फंक्शन है नहीं, तो वो कांस्टेंट, उसको हम लोग सीधा बाहर L dl, 0 से L लिमिट, तो वर्क डन मेरा आया L के पावर 1, तो L स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, 0 से L। अब लिमिट डाल दो, तो YA बटे L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरा आंसर आया वर्क डन का YAL स्क्वायर बटे 2L, ठीक है। यहाँ तक तो वर्क इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/2 YAL बटे L इंटू स्मॉल। तो ये वाला जो मेरा वैल्यू है YAL बटे कैपिटल है, ये मेरा देखो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क इक्वल टू 1/2 F इंटू स्मॉल। ये मेरा देखो फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आपको हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि ये मेरा क्या है, F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। F को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। स्मॉल l को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन लेंथ, एक्सटेंशन लेंथ। समझ में आ गया। तो कभी भी आपको यंग्स, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाले हैं, अगर आपको इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स दिया है और बोलेगा वर्क डन निकालो, सीधा फॉर्मूला लगाना 1/2 F इंटू एक्सटेंशन, ठीक है। F मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। आराम से इसको नोट करो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देख अगला टॉपिक है हमारा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, मतलब रबर से ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टील में पाया जाता है। स्टील ज़्यादा समय तक एक्सटेंशन बनाए रखता है, लेकिन रबर जो है कम समय में एक्सटेंशन बना के टूट जाता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे ऐसा कैसे होता है कि स्टील में ज़्यादा इलास्टिसिटी और रबर में कम। देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इलास्टिक देन रबर, वाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक रबर लिया जाए और एक स्टील वायर लिया जाए। इस रबड़ का ओरिजिनल लेंथ, स्टील का ओरिजिनल लेंथ LS और रबड़ का ओरिजिनल लेंथ LR, ठीक है। अब देखा आपका दोनों में हमने सेम लोड देना है, सेम लोड, ये मेरा लोड है वजन, इसमें भी लोड लगाओ, ठीक है। अब जैसे ही लोड दिया गया, दोनों में सेम लोड है, लेकिन स्टील जो है ये हल्का एक्सटेंड करेगा, मान लेते हैं P पॉइंट पर, एक्सटेंशन लेंथ को LS स्मॉलर, और रबर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये LR, फिर से सुनो, ये स्टील वायर है, ये रबड़ वायर है, दोनों का ओरिजिनल लेंथ हमने सेम लिया एक्सपेरिमेंट में, और दोनों में 5 ग्राम, इसमें भी 5 ग्राम सेम लोड दिया गया, लेकिन एक्चुअल में स्टील कम एक्सटेंड करेगा और रबड़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेगा इसके कंपेयर में, स्टील के कंपेयर में, ठीक है। LR LS। अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम एक बात यहाँ लिख देते हैं कि LS का मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील, LR का मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ रबर, ठीक है। और स्मॉल LR का मतलब एक्सटेंशन लेंथ ऑफ रबर, और LS का मतलब एक्सटेंशन लेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। चलो देखो अब लेंगे हम लोग कैसे, तो माना कि YS एंड YR आर यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड रबर, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बस इसी फॉर्मूला को पकड़े रखना है, ये देखो, ठीक है। तो पहले हम स्टील का ले रहे हैं, तो F/A, ये दोनों तो सेम रहेगा क्योंकि सेम लोड है, तो ये चेंज होगा LS/LS, इक्वेशन 1। अब रबड़ के लिए लोगे तो F/A LR/LR, इक्वेशन 2। अब किसी भी इक्वेशन को आप डिवाइड करो, ठीक है, देखो क्या मजा आता है। तो YS/YR डिवाइड किए तो F/A LS/LS, ये देखो LR/LR, ये कैंसिल, YS/YR LS/LS, LR ऊपर और ये वाला LR नीचे। अब चूंकि दोनों में सेम लोड है तो दोनों का ओरिजिनल लेंथ भी तो सेम है, यानी LS बराबर LR, तो ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, सेम लेंथ, तो मेरे पास क्या बचा, YS/YR यानी कि LR/LS, ठीक है। अब थोड़ा गौर करो, LR एक्सटेंशन लेंथ किसका है, रबड़ का, तो किसका एक्सटेंशन लेंथ ज्यादा है, रबड़ का स्टील के कंपेयर में, यानी LR ग्रेटर देन LS, देन YS इज ग्रेटर देन YR, प्रूफ हुआ। तो
किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा? अगर आपका एक्सटेंशन लेंथ रबड़ का स्टील से ज़्यादा है तो वाई एस भी ज़्यादा होगा वाई आर से, यानी यंग्स मॉडुलस स्टील का ग्रेटर है यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ के कंपेयर में, है ना? ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा हम रफ करते हैं, पहले नोट करो। देखो तो यहां लिखते हैं कि सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़। प्रूफ हो गया, है ना? तो आराम से पहले इसको आप नोट करो, इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक में। देखो अगला टॉपिक है मेरा इलास्टिक आफ्टर डिफेक्ट। इसको समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? देखो इलास्टिक आफ्टर डिफेक्ट मतलब अगर एक रबड़ है, ठीक है? रबड़ पे इसलिए चलते हैं क्योंकि आपको आसान से समझा पाएंगे हम। एक रबड़ है, ठीक है? इस रबड़ का ओरिजिनल लेंथ पहले आप मेजर कर लो, मान लेते हैं 5 मीटर है, और इसको कुछ समय तक टानो छोड़ो, टानो छोड़ो, टानो छोड़ो। अगर आप 5 मिनट तक ऐसा करते रहते हैं, मतलब बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स, बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स, इस तरह से अगर चलते रहता है कुछ समय तक, उसके बाद आप इसका ओरिजिनल लेंथ को मेजर करो, कहीं ना कहीं 1 मीटर 2 मीटर एक्सटेंड कर जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर डिफेक्ट। मतलब किसी भी इलास्टिक मटेरियल पे अगर लगातार डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स लगता रहता है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि उसका ओरिजिनल लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर डिफेक्ट। मतलब when the deforming force and restoring force applied continuously after a few second या few second, then its original length changes. So this process is called elastic after defect. Elastic आफ्टर डिफेक्ट। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा लास्ट था इलास्टिसिटी का। हमने हर एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसके बेस्ड का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।